इन्वेस्टिगेशन, किसी भी आपराधिक मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होगा, कौन कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पुलिस कर रही है। यहाँ हमने देख लिया था कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी। पिछली बार हमने देखा था कि एक बंदा आता है, वो कंप्लेन करता है, उस कंप्लेन में कुछ तथ्य मिलते हैं, कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ रिलायबल एविडेंस दिखाई देते हैं, उसकी बात पर पुलिस गौर करती है, तो पुलिस को लगता है कि ये सच कह रहा होगा, तो पुलिस उसके उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या करती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब एफआईआर के बाद अगला स्टेप जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसके बाद उस बात जो एफआईआर दर्ज की है या अभी कंप्लेन जो है, कंप्लेन है, उसके ऊपर यदि एफआईआर दर्ज नहीं करी है, कंप्लेन रख ली पुलिस, एफआईआर दर्ज करने से पहले यदि पुलिस वांट्स टू वेरीफाई द फैक्ट्स पहले, उसके बाद एफआईआर करे, तो वो पुलिस क्या करेगी, कहाँ मूव कर जाएगी, स्पॉट के ऊपर, जहां घटना घटी है। ठीक है, उसके ऊपर मूव कर जाएगी। वहां दे विल वेरीफाई द फैक्ट्स, जो बातें कही हैं, जो बातें कंप्लेन में कही है या जो स्टेटमेंट उसने दी है जो एफआईआर में है, उनको कोरिलेट करेगी, उनको देखेगी। यदि वो सही है तो यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, कई बार हमने देखा है ना, पुलिस झूठे केस भी बनाती है। ऐसा सुनने में आया ना कि पुलिस ने झूठा केस बना दिया, तो उसके उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है। मान लो पुलिस ने झूठा केस बना दिया, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जा सकते हैं, किसको कह सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है, हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करें हम। हायर अथॉरिटी को हमने अप्रोच किया, वहां से रिलीफ मिले ना मिले। उसके अलावा फिर दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका है वी कैन अप्रोच हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमने अप्रोच कर दिया, और हाई कोर्ट में अप्रोच करके हमने सीआरपीसी 482 के अंदर हमने इसको क्वैश करने की बात की, एफआईआर क्वैश, एफआईआर को रद्द कराने की बात करी। अब जो हम एफआईआर को रद्द कराने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सामने अपने फैक्ट्स रख रहे हैं। ये इनहेरेंट पावर है, केवल हाई कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट के पास नहीं है, सेशन के पास नहीं है। सेशन में आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। समझ में आ गई ये बात। तो इसलिए आप उसी स्टेट के हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे। अब जब हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो वहां पर, तो आप वहां हाई कोर्ट को बताओगे कि एक्चुअल के अंदर पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में, किसी गलत मंशा से, किसी पावरफुल व्यक्ति के कहने पर ये झूठी एफआईआर दर्ज की है, और ये झूठी एफआईआर दर्ज कर कर अननेसेसरी प्रेशर बनाना चाहती है। जो भी पुलिस की मंशा है, हम उस पर नहीं जा रहे। तो उस लिए पुलिस ने क्या की है, झूठी एफआईआर दर्ज की है, इसमें तथ्य नहीं है, इसके अंदर फैक्ट्स नहीं है, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, पुलिस ने बिना सोचे समझे इसको दर्ज कर लिया, प्रोसीड कर रही है। तो यदि कोर्ट को लगता है कि पुलिस इसके अंदर गलत काम कर रही है, मतलब बिना तथ्यों के एफआईआर दर्ज कर दी, या दूसरी बात क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, या तीसरी बात क्या है, सिविल का कोई लिटिगेशन का मामला है और उसको जबरदस्ती पुलिस क्या कर रही है, अननेसेसरी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, दे आर ट्राइंग टू गिव इट अ क्रिमिनल कलर उस घटना को। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें हमें किसके सामने प्रूव करनी है, हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इस एफआईआर को रद्द कर देगा, क्वैश कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई कोर्ट ये नहीं बता सकता कि इन्वेस्टिगेशन आप इस तरीके से करो, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप ये स्टेप्स लो, ऐसा कोई भी कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। इन्वेस्टिगेशन इज प्योरली मैटर ऑफ पुलिस। आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी सर्टेन क्वालिफिकेशन होती है, वही आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस का कोई भी बंदा कर सकता है। कई बार क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है,
तो आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों के अंदर क्या होता है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, पुलिस को एफआईआर मिली या कोई सूचना मिली, पुलिस मौके पे जाती है और मौके पे जाके पुलिस क्या करती है, उस एरिया को सील कर देती है। आपने देखा होगा ना, एक वो पट्टी सी लगा के सील कर देती है उस एरिया को। वो सील किस लिए कर देती है, ताकि सबूत जुटाए जा सके। कोई और इंटरफेरेंस उसके अंदर होगी और लोग आएंगे तो पुलिस के लिए मशक्कत हो जाएगी। जैसे मर्डर के अंदर आपने देखा होगा, पुलिस क्या करती है, कुत्तों का उपयोग करती है, ट्रेन डॉग होते हैं उनके पास, और उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, उनके माध्यम से वो अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई मर्डर हुआ है, तो पुलिस जो ये क्राइम सीन है, क्राइम सीन, इसको पूरे क्या कर देगी, इसको इंटैक्ट कर देगी, इसके अंदर किसी के आने की परमिशन नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जितनी जल्दी पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचेगी उतने ही ज्यादा एविडेंस हमें मिल जाएंगे, और जितने ज्यादा एविडेंस हमारे पास होंगे उतना ही हम केस को जल्दी सुलझा पाएंगे। तो मर्डर कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, चोटें किस तरह की है, क्या हथियार उपयोग किया होगा, तो अलोंग विद द टीम ऑफ फॉरेंसिक, यदि संभव है तो फॉरेंसिक की टीम भी बुला लेते हैं, और वहां से दे ट्राई टू कलेक्ट इवन माइन्यूट थिंग्स। बाल के आपने देखोगे, बाल के रेशे, कपड़ों के रेशे, कई बार इस तरह के, वहां की मट्टी, मट्टी के अंदर कोई ब्लड सैंपल है, वो सारी चीजें कलेक्ट करने की कोशिश करती है, उसके अंदर जितने भी आ जाए। उनकी फोटो अलग अलग एंगल से लेती है। एक आपने और सुना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या है, रिक्रिएट करती है क्राइम सीन। जैसे स्वाति मालीवाल वाला केस था, उसके अंदर वो वहां गए उस कोठी पे और रिक्रिएट किया। रिक्रिएट किया मींस उन्हीं पोजीशन को वो दोबारा करती है। जैसे स्वाति मालीवाल ने बताया होगा, मैं यहाँ बैठी थी, वो यहाँ से आया, यहाँ थप्पड़ मारा, ये तो उस कहानी को पुख्ता करने के लिए, उस कहानी को, उस कहानी के अंदर पॉसिबिलिटी के इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए कि क्या ये संभव था ऐसा। एक आदमी काल्पनिक कहानी सुना रहा है, काल्पनिक कहानी में और यथार्थ के अंदर बहुत अंतर आता है, तो इसलिए पुलिस क्या करती है, उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, तो उससे बहुत सारी चीजें पता लगती है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने यहां अपने हाथ से चोट मारी, मैंने ये चाकू मारा यूं, और मैंने कहा उस आदमी ने मेरे को चाकू मारा, और मैं इसको लेके इंजरी का निशान लेके मैं पुलिस के पास पहुंच गया। तो पुलिस ये देखेगी कि ये चाकू का निशान कैसा है, ऐसा है, सामने वाला आदमी कौन से हाथ से वार करेगा, वो राइट हैंडी है लेफ्ट हैंडी है, वो करेगा तो वार कैसे, ऐसा कैसे आएगा, वो करेगा तो वार ऐसे जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये फॉरेंसिक की है, ये सारी चीजें जो है ये डॉक्टर एग्जामिन करेगा कि यदि मैं यूं मारूंगा तो मेरा यहां से ज्यादा वो होगा, और दूसरा वार करेगा तो वो इक्वल उसमें जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे एग्जामिन करते हैं। जैसे मान लो मैंने गोली मारी यहाँ, अपने को खुद को मारी, तो गोली की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां है, मैं यूं भी मार सकता हूं, लेकिन सामने वाला जब मारेगा तो उसका, उसकी हाइट क्या है, तो उसके, उसका जो वो है एंगल जो बनेगा वो अलग बनेगा। तो ये सारी चीजें डेप्थ में जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन बारीकियों को देखती है कि यहाँ, फिर उसके एविडेंस के अंदर जैसे गोली चली है तो गोली का खोल होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर पुलिस क्या है, यहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेती है। जैसे डॉग्स की हेल्प ली, तो वो क्या है, स्मेल एक्सपर्ट है, वो वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे। डॉक्टर्स की लेती है कि इसका मर्डर कितनी देर पहले हुआ, किस हथियार से हुआ, इंजरीज के हिसाब से डॉक्टर बताता है कि शार्प एज चाकू से हुआ है या ब्लंट से हुआ है या डंडे से हुआ है, चोट का निशान कैसा है, हड्डियां कैसे टूटी हुई है। तो हड्डियां टूटने की जो वो पैटर्न है वो बताता है किस चीज से वार किया है। तो वो सारी चीजें किसके ऊपर आ रही है, वो एक्सपर्ट एविडेंस है। फिर इसके ऊपर लेते हैं, मान लो अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना है, तो वो ओपिनियन लेंगे कि क्या ये चोट इतनी थी, मर्डर हुआ है तो किस वजह से हुआ है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, हाँ जी, फॉरेंसिक के पास। तो फॉरेंसिक के पास, फॉरेंसिक क्या होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है जूतों के निशान, हाथों के निशान, ये सारी चीजें, टायर, कोई गाड़ी वहां से गई है उसकी टायरों के निशान, तो सबके सैंपल कलेक्ट करते हैं वो, और सबके सैंपल कलेक्ट करके मैच करने की कोशिश करते हैं।
तो कितना कितना बड़ा जूता है, कैसे इंप्रेशन है, उससे वो आइडिया लगाते हैं कि अपराधी जो है उसका वेट इतना होगा, उसकी हाइट लगभग इतनी होगी, उसका शरीर इतना होगा। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों के इंप्रेशन से पता लग जाता है। फिर दोनों पैर बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, किस वेट कैटेगरी का बंदा होगा, किस एज का होगा, तो बहुत सारी चीजें उसे पता लगती है। तो फॉरेंसिक वाले जो हैं वो इन चीजों पे जाते हैं, बारीक चीजों पर, ठीक है। वहां ट्रेस करते हैं, आसपास की चीजें ट्रेस करते हैं। मान लो कोई पेड़ है, कुछ है, वहां कितनी देर गाड़ी खड़ी रही, तो जितने मर्जी सैंपल जितने कलेक्ट करेंगे उनमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और बहुत सारे लैंडमार्क केस ऐसे हैं जिनके अंदर केवल फॉरेंसिक की मदद से वो केस सॉल्व हुए हैं। उनने कुछ सबूत ऐसे कलेक्ट किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की का रेप हुआ था, उसके नाखून के अंदर 2-3 बाल मिल गए थे। तो बाल मिलने से उन्होंने क्या है, उन बालों के से डीएनए ट्रेस कर लिया। तो वो डीएनए जब मैच करने की कोशिश की तो पता लगा कि उन्हीं के परिवार का एक बंदा था। तो वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस जैसे नाखून के अंदर किसी ने स्केच डाल दिए तो स्केच से उस बंदे की बॉडी के सेल्स आ गए यहाँ नाखून के अंदर, वहां से निकाल के उनसे फिर वो निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितना माइन्यूटली, जितना फास्ट पुलिस पहुंच जाएगी क्राइम सीन के ऊपर, तो उतनी संभावना है कि बहुत जल्दी वो केस सॉल्व हो जाए। इसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने वहां जो लोकल हैं उनसे एक बात बीच में और आ जाती है। यदि मर्डर केस है और अननेचुरल जो डेथ होती है उसके अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, किसी अधिकारी को बुलाकर उसकी रिपोर्ट भी कराते हैं। वो देख के कि भाई किसी जानवर के खाने से तो नहीं हुई, किसी के मरने से हुई है, एक्सीडेंट की है, मार के डाला है, या जिंदा इसको छोड़ गए, ब्लड लॉस की वजह से मरा है, दे आर सर्टेन रीजंस, वो सारी चीजें इसकी होती है। एक बहुत ही लैंडमार्क केस आपको बताता हूँ। ये मैं नारनौल में था उस समय। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं एसपी से मिलने गया था किसी काम से। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आए, एक सुनार की वहां हत्या कर दी थी, उसका सोना वोना लूट ले गए थे, आंखों में वो मिर्ची डाल के। तो नहीं नहीं, ये केस नहीं था, दूसरा केस था, उसकी हत्या हो गई थी किसी की। हाँ, तो उसके अंदर वो भी बताऊंगा मैं, दूसरा भी कैसे सॉल्व हुआ था। तो जब मैं वहां गया, मैं एसपी साहब के पास बैठा था, तो वो 10-15 लोग आए। तो 10-15 लोग के अंदर से एक व्यक्ति जो था वो बहुत आवेश में आ रहा था, ऐसे कैसे, क्या कानून मर गया, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जाने के बाद मैंने एसपी साहब से जनरली कह दिया, मैंने कहा जी इस आदमी का बिहेवियर मुझे कुछ ऑड लग रहा था, मतलब इतना उग्र होने की बात नहीं थी, 2 दिन पहले मर्डर हुआ है और ये कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहा था। तो फिर उसने अगले दिन अखबार पढ़ा तो उसने स्टेटमेंट भी दे रखी थी। तो एसपी को वो मेरी वाली बात स्ट्राइक कर गई। तो एसपी ने आईओ से कहा कि उसी को उठा पहले, और वही मर्डरर निकला, उसका रियल दोस्त था। तो एबनॉर्मल बिहेवियर कोई पुलिस कैच करती है कि आदमी ज्यादा सजग हो रहा है या ज्यादा रिलैक्स हो रहा है, या जैसे जिस केस में मैंने बताया इसके अंदर भी। अब दूसरा केस था जिसके अंदर सुनार को आंखों में मिर्ची डाल के उसका बैग छीन के ले गए थे। उसमें भी जब बात हो रही थी तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा आसपास के थानों से आप पता करा लो एक बार कि ऐसी कोई घटना घटी है, तो उनने कोई ट्रेस कर रखा हो तो ट्रेस हो जाएगा, उसी के चेले चपाटे मिलेंगे। वही बात निकली, बहरोड के अंदर इस तरह की 3 घटना हुई थी और उनमें से एक बंदा पकड़ा गया था। जब उस पकड़े हुए बंदे को जब उसको इंटरोगेट किया ना, उसने नाम बता दिया, वो 1 मिनट में सॉल्व हो गई। तो अब आप क्या है कि बाहर के बंदे आके भी अपराध करके चले जाते हैं, ये सारी चीजें। तो सीसीटीवी फुटेज है, ये है, कहाँ से आजकल टोल से भी वो होते हैं, एक गाड़ी इतने बजे यहाँ से निकली, संभावनाओं के उसमें, क्योंकि उसमें सारी सीसीटीवी फुटेज होती है, लोग बाग भी अपनी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी फुटेज करते हैं, गवर्नमेंट ने भी हर जगह लगा रखा है। तो बहुत सारे केस में सीसीटीवी फुटेज भी हेल्प करती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ दूसरा ये हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी बात इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, कि यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हुआ, जैसे हमने पहले किया था कि 90 डेज हो गए, हमारे पास अभी कुछ चीजें कमी है, तो हमने क्या कर दिया, चालान सबमिट कर दिया और एडिशनल सप्लीमेंट्री चालान हम बाद में दे देंगे।
ताकि वो हमारा उसको बेल का राइट ना मिले। यहां तक हो गया। अब यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आईओ ने जब उसको कर लिया, उस बंदे को कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी में, रिमांड मिल गई उसको। अब इस रिमांड के दौरान क्या हुआ कि मान लो एक चोर था, पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया, उसकी सेवा की, सेवा करने के बाद उसने चोरी कबूल कर ली 6। हम तो एक की कर रहे थे, मार के सामने तो अच्छे अच्छे भूत भी नाचते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो अब 6 उसने चोरी कबूल कर ली। और ये जो 5 एफआईआर जो पहले हुई थी, ये 5 एफआईआर अनट्रेस हो गई कि चोर नहीं मिला, वो बंद हो गई, या उसके अंदर कोई और गलत आदमी का नाम आ गया या कुछ भी है। तो यहां जो ये है, इसका जो बयान है यहां पर दिया हुआ, ये बयान क्या करेगा, ये यहां का जो डिस्क्लोजर है वो उनको भी रीओपन कर देगा, री इन्वेस्टिगेट। तो क्या है, दूसरी बात निकल के यहां ये आ रही है कि एक केस को जो एक बार इन्वेस्टिगेट हो चुका, क्या उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? तो जर्नली नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां जैसे इस केस के अंदर, जैसे एक केस यूरोप में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि लड़की का रेप हुआ था। तो रेप हुआ था, और रेप के अंदर पुलिस ने उसको कुछ फोटोज दिखाई उस लड़की को, और फोटो दिखाई तो पुलिस ने बताया कि ये जिस जो एक फोटो दिखाई थी उसके बारे में उस लड़की ने पढ़ रखा था कि इसने पहले 6-7 रेप ऑलरेडी कर रखे। तो उस लड़की के दिमाग पे ऐसा हावी हुआ कि जब उसको लाया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके सामने, तो लड़की ने उसी पे आरोप लगा दिया, उस व्यक्ति पे। तो वो जेल में था, जेल में था तो जो उसका साथी था जेल के अंदर, उससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई दोनों। और लगभग 6 महीने बाद दोनों आपस में बता रहे थे कि मैंने क्या क्या अपराध किए, मैं कैसे जेल में गया। तो उसने कहा कि मैंने तो भाई कोई अपराध किया ही नहीं, मैं तो अपने घर था, पुलिस आई मुझे उठा लाई, किसी के सामने मुझे लेके गई, उसने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया और मैं रेप एक्यूज बन गया, ये करके। तो फिर वो बताने लगा, वो अपनी सुनाने लगा कि मैंने आज तक 23 रेप किए हैं, जिनमें से पुलिस मेरे को सिर्फ 3 में पकड़ पाई है, और अभी हाल में ही मैंने उस जगह रेप किया था और उस लड़की का किया था। वो किसका जिक्र कर रहा था? जिसका आरोप इस व्यक्ति पर लगा था। तो यहां जब उसको पता लगा तो उसने सारी बात फिर पुलिस को बताई, पुलिस ने फिर उसको री इन्वेस्टिगेट किया, उस बंदे को रिमांड पे लिया, और फिर ये बंदा बरी हुआ 7 महीने बाद, और उसके ऊपर वो रेप के चार्जेस लगे। आप समझे? तो री इन्वेस्टिगेट पुलिस कब करेगी? जब पुलिस के पास कोई एडिशनल एविडेंस आ जाए, पुलिस के पास कोई नई बात निकल के आ जाए, तो पुलिस क्या करेगी, उसको री इन्वेस्टिगेट कर देगी। ठीक है, जनरल भले ही, हाँ, कितने दिन हो जाओ, क्योंकि अनट्रेस है वो, तो खत्म हो गया मामला, लेकिन उसके अंदर कोई एक इंक्रीमेंटिंग एविडेंस आ गया, उसके अंदर वो आ गया, तो क्या है, उसको दोबारा वो खुल जाएगी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और री इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी के पास भी कोई एडिशनल सबूत आता है, कंप्लेनेंट कहता है साहब मेरे पास अब मुझे ये सबूत मिला है, तो क्या है, उस सबूत के तौर पे वो क्या कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है। कंप्लेंट ले जाके देगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, ट्रायल चल रही है, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा, और कि भाई मेरे पास ये एडिशनल एविडेंस है, तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा ऑर्डर हो जाएंगे, और दोबारा उन चीजों को जो वो एडिशनल एविडेंस दे रहा है उनको कंसीडर करते हुए फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहां तक। अब यहां फिर वो अरेस्ट और कस्टडी हमने पढ़ ही लिया था सारा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। क्या है, बहुत सारे पेपर जैसे आउट होते हैं, पेपर लीक होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक्स जरूरी कर दी थी, पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अंगूठे के निशान से लिए गए थे उनके, उस पे भी, फॉर्म पे भी लिए गए थे, वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे भी लिए गए थे, और उनकी आंसर शीट के ऊपर भी लगाए गए थे।
तो रिजल्ट आउट कर दिया उस एग्जाम का। रिजल्ट आउट करने के बाद किसी ने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन कर दी तो पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए कहा कि भाई जिन जिन ने ज्वाइन किया है इनकी वेरिफिकेशन करो। ज्वाइनिंग से पहले पता लग गया था, तो आधों ने ज्वाइन ही नहीं की कि ज्वाइन करेंगे तो वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन में सच्चाई निकलेगी। तो यदि किसी भी एग्जाम में चीटिंग होती है या कोई नेक्सस पकड़ा जाता है, हरियाणा के अंदर भी पकड़ा गया था, एक जुडिशरी के एग्जाम में ही था शायद, उसके कितने मार्क्स आए थे, तो उसने किसी को मैसेज किया था, मैसेज गलत चला गया था, तो वो भी पकड़ा गया था, तो कैंसिल हो गए थे वो। तो ज्वाइन कर जाए तो भी, ज्वाइन कर जाए तो क्या है, अपराध तो अपराध है। यदि गलत किया है, गलत मीन से, अनफेयर मीन से यदि कोई सिलेक्ट होता है तो वो उसकी नौकरी जाएगी ही जाएगी, उसकी नौकरी भी जाएगी, उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं वो सारे भी नपेंगे, पक्का है। देखो, शक के आधार पे भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन वो कोई तो कंक्रीट एविडेंस ऐसा दे कि इस तरह से करके ये गलत हुआ है, चाहे उसमें आप नाम नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारी बार एफआईआर होती है अननोन के खिलाफ, पुलिस उनमें भी ट्रेस करके तो लेके आती है। इसी के अंदर दूसरी बात ये है, मान लो कोई बंदा एफआईआर करता है, हमने कहा था ना कि पुलिस तुरंत उसके ऊपर जाएगी स्पॉट के ऊपर, मेरे को ये बात ध्यान आ गई। तो बाय नेम यदि एफआईआर होती है, एड्रेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो पुलिस के पास अर्जेंसी नहीं है जाने की तुरंत, क्योंकि वो तो पता ही है थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, वो नेचर ऑफ क्राइम और इन सारी चीजों को देखते हैं। यहां पर जो जो केस आप कह रहे हो, इसके अंदर यदि एक संभावना आपने बता दी कि इस तरह से चीटिंग होने की संभावना है, हो सकती है, और हो सकता है हुई हो, तो आपकी उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और पुलिस को कुछ लगा, आपकी बात में दम लगा, तो एफआईआर करके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। शक के ऊपर भी, शक की बिना पर किसी को भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ला सकती है, पुलिस को कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 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 कंप्लीट मार्क्स है तो ये इन्वेस्टिगेट होगा, बिल्कुल ऑर्डर कर दिया, जैसे प्रशांत बता रहे हैं, तो ऐसा संभव थोड़ी है। कई बार इत्तेफाक होता है, लेकिन ऐसी चीजें, अब वो सारे बच्चे साथ बैठे हुए हैं, 13 बच्चों के फुल मार्क्स हैं, तो इट क्रिएट्स अ डाउट, ऐसे डाउट से ही निकलते हैं। शक करना पुलिस का काम है, और पुलिस हर व्यक्ति पे शक करेगी। बहुत बार ये होता है कि अपराधी ऐसा व्यक्ति निकलता है जो हमारी समझ से परे होता है, हम सोच ही नहीं सकते कि ये होगा। आजकल अखबार पढ़ते हो, उनके अंदर देखते हो कि इस व्यक्ति ने से इंफॉर्मेशन कहां दे, आप रिट डालो हाई कोर्ट के अंदर सीधी कि ऐसे ऐसे पेपर के अंदर धांधलेबाजी होगी, पुलिस नाम पता हो तो आप उसको दे दो कि हमें शक इसके ऊपर है। नाम भी है तो आप नाम से दो ना, आपको क्या दिक्कत है। आप कह दो कि मुझे ऐसा शक है, आप उसको कंफर्म थोड़ी कर रहे हो कि मुझे ऐसा शक है कि ये बंदा इन्वॉल्व है। आप कह सकते हो कि इसका एक्ट कंडक्ट, ये चीजें इसकी ऐसी हैं जो इस चीज की ओर इशारा करती हैं कि ये संलिप्त है इस अपराध के अंदर। हम्म, हाँ, तो ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। पेपर आउट कराना, ये सब करना, ये चल रहा है, आम है। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया, शक के शक की वजह से भी पुलिस दायरे के अंदर लेती है। पुलिस शक नहीं करेगी हर किसी पे तो ट्रेस कैसे करेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे मर्डर ऐसे निकलते हैं, फैमिली मेंबर्स के निकलते हैं, बहुत क्लोज उसके निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पुलिस का पहला काम है कि एक पैरे फ्री बनाना, और इसके अंदर जो जो लोग आ रहे हैं उन सबको डाउट के अंदर लेना, शक के घेरे में लेना, कहते हैं ना, शक के घेरे में लेंगे तभी कुछ निकलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस किसी को भी बुला सकती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पुलिस कहती है ना कि आपको कभी बुला सकते हैं हम, बुलाती भी है पुलिस। तो पुलिस बुलाएगी, क्वेश्चन आंसर करेगी, पूछेगी, पूछताछ के अंदर कुछ निकलेगा तो पुलिस उस पर केस बनाएगी, ठीक है, फिर उसके रिमांड मांगेगी।
यदि पूछताछ के अंदर कुछ ऐसा निकल रहा है कि इस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, वो शक बढ़ता जा रहा है, सारे सबूत उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो पुलिस फिर क्या है, उनके आधार पर उसकी रिमांड मांग लेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करके रिमांड मांगेगी, रिमांड के अंदर जो भी चीज है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और ये सारी चीजें निकलेंगी। आप अब कंप्लेनेंट का नाम, हाँ आप कह सकते हो कि भाई मेरा नाम गुप्त रखा जाए। किस चीज को? नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं, उसके दो तरीके होते हैं। ऐसा होता है कि पुलिस जो बहुत सारे ड्रग्स जो पकड़ती है, इसमें मुखबिर होते हैं, मुखबिरों का नाम थोड़ी आता है उसमें। आपको पता होगा एक सर्टेन अमाउंट हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को दी जाती है, वो किस लिए जाती है? मुखबिरों को देने के लिए। अब कोई मुखबिरी क्यों करेगा पुलिस के लिए? उनका सोर्स है ये इनकम का। वो आदमी क्या कर रहा है, वो घूमते रहते हैं यूं ही, उनको पता रहता है, वो छोटे मोटे बदमाश टाइप होते हैं और वो सब गैंग में इनसे बातचीत करते रहते हैं, पुलिस को मुखबिरी करते रहते हैं, मुखबिरी के बदले में पैसा लेते हैं, तो पुलिस पैसा देती है। फिर दूसरे क्या है कि पुलिस बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाए रखती है, किसी जूस वाले को, किसी ड्राई क्लीन वाले को, ऐसे लोगों के पास पुलिस हमेशा उनसे दोस्ती गांठ के रखती है, उनसे बहुत सारी चीज मिल जाती है। जैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेस ही नहीं हो रहा था, फिर उसका कॉलर देखा, उसके कॉलर पे वो टेलर की वो लगी हुई थी, तो जब उस टेलर को कांटेक्ट किया तो उस टेलर ने बताया कि ये तो ये जो टैग है ये मैंने अभी रिसेंटली बनवाए हैं, 15 दिन पहले ही। तो 15 दिन पहले बनवाए हैं तो इसका मतलब है 15 दिन के अंदर अंदर जिन जिन लोगों के मैंने कपड़े सिले हैं उनमें हो सकता है, तो फोन नंबर सब लिखवाते ही हैं, अपना लगभग लिख लेते हैं, तो उससे वहां तक पहुंच गए शिनाख्त करने में। फिर पुलिस क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारे एंगल्स को खंगाल के देखती है, प्लान ए, प्लान बी, ये हो सकता है, तो उसमें सारे क्या क्या कारण हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जैसे मर्डर की हम बात कर रहे थे, तो मर्डर की क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस आदमी को मारने के पीछे? पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, इलिसिट रिलेशनशिप हो सकते हैं, बदले की भावना हो सकती है, ठीक है, और कोई अननोन रीजन हो सकता है। तो पुलिस सारी पॉसिबिलिटीज को खंगालती है, और उन पॉसिबिलिटीज को जब खंगाल रही है कि मर्डर कौन कर सकता है, हु आर द बेनिफिशियरी, इसकी मर्डर से फायदा किसको है, उनको लेगी शक के दायरे में। इलिसिट रिलेशन इसके किसके साथ हो सकते हैं, उनको लेगी, या इसके किसी नॉन के, इसकी पत्नी के इलिसिट रिलेशन किसके साथ हो सकते हैं, उस एंगल से भी देखेगी। तो सब एंगल से पुलिस उसको खंगालती है और फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है, मिलने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मुखबरी जो है वो दूसरा है, मुखबरी करना। तो ऐसे ही आप कंप्लेन दे सकते हो, आप उसमें अननोन करके भी आप एक लेटर पोस्ट कर दो पुलिस को, पुलिस को लगेगा तो उस पे भी एफआईआर दर्ज कर लेगी, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो है ही। डायरेक्ट आप मेल डाल सकते हो, आजकल तो डम्मी मेल भी बन जाती है, और आप सीधी डालो, उसमें कहा दो मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो बहुत सा बार होता है, जैसे करप्शन की जितनी शिकायतें होती हैं उनके अंदर मोस्टली नाम डिस्क्लोज नहीं होते, सबको पता है कि यदि मेरा नाम चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो शिकायतें होती हैं। तो ये भी है, यदि आप नहीं चाहते कि आपका नाम डिस्क्लोज हो और ऐसी चीज है जो समाज के लिए घातक है, तो आप जा सकते हो, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम नहीं आएगा, ये आपकी गवाही भी होगी। जैसे ये बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रेप विक्टिम्स जो होते हैं उनका नाम जो होता है वो डिस्क्लोज नहीं करते, और यदि कोर्ट की परमिशन से वो केस छपते भी हैं, मैगजीन्स में छपते हैं, जो मंथली केसेस की जो मैगजीन होती हैं उनके अंदर छपते हैं, लॉ बुक्स के अंदर छपते हैं, उनके रेफरेंस से छपते हैं, तो उसके अंदर नाम बदल के दिया जाता है, पहचान छुपा के। तो मान लो आपने कर भी दिया तो आपकी पहचान डिस्क्लोज नहीं होगी, आपने यदि एप्लीकेशन कर दी तो बाहर आपका नाम नहीं जाएगा। हम्म, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन, दूसरी बात जो मैंने कही थी कि कोर्ट कभी भी पुलिस को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि आईओ अपने एंगल से देख रहा है, आईओ ने मर्डर सीन देखा है, आईओ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है,
डॉक्टर से, एक्सपर्ट एविडेंस से, बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट ले रहा है और खंगाल रहा है, तो एक कोर्ट में बैठा हुआ एक आदमी उसको डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो। तो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन कोई भी नहीं दे सकता। आईओ अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगा। आपको लग रहा है कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर पा रहा, तो एसपी आईओ को ट्रांसफर कर सकता है, किसी और को दे सकता है, कंपिटेंट को, कि उसको लग रहा है कि ये केस इससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो किसी कंपिटेंट अधिकारी को दे सकता है, ये तो कर सकता है। लेकिन डायरेक्शन पास कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ये कह सकता है कि भाई इसको जल्दी करो, इतना तो कह सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजों की अपनी पेस होती है, आप उसको जल्दी नहीं कर सकते, तो वो अपनी पेस पे चलती है। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी। एक चीज देखी, पुलिस ने यदि एफआईआर गलत कर दी है, गलत व्यक्ति के खिलाफ कर दी, क्योंकि समाज के अंदर दोनों चीजें विद्यमान है। जहां पुलिस लोगों की भलाई कर रही है, वहां पुलिस कई बार लोगों की दुश्मन भी हो जाती है। नकली एफआईआर करना, ये करना, वो सारी चीजें भी हो जाती है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन का हमने बता दिया। तो यहां पर ये इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पार्ट था वो हमने यहाँ फिनिश किया है। इसके साथ कोई क्वेश्चन है तो बताओ। फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं करी, सही समय पे नहीं करी, उसमें हम पुलिस को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। उसका कारण क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी किसका काम है, पुलिस का काम है। वही पुलिस वाला, कोई मंत्री आ रहा है तो सड़क पे ड्यूटी दे रहा है, कुछ और हो गया तो वहां जाके ड्यूटी दे रहा है। हमारे पास क्या है, पुलिस का स्टाफ लिमिटेड स्टाफ है, और लिमिटेड स्टाफ की वजह से कई बार इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाती है। कई बार और जरूरी काम होते हैं, तो उसके अंदर जैसे कहीं दंगा हो गया, कुछ और हो गया, चुनाव आ गए, तो पुलिस की ड्यूटी वहां लग गई, तो मीनवाइल वहां से वो क्या हो गए, सबूत मिट गए, सबूत डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये एक रीजनेबल कारण है। अदरवाइज कई बार पुलिस की लापरवाही से भी सबूत वो हो जाते हैं, पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करती, उन पहलुओं को नहीं देखती। जैसे एक रेप केस हुआ था, उसके अंदर उसने, उसके जो कपड़े फटे हुए थे, ब्लड केस, उसको चोटें मारी थी उस औरत को, वो उन्होंने वो कलेक्ट ही नहीं किए, फॉरेंसिक में नहीं भेजे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसके अंदर ऐसी चीजों के अंदर अपराधी को फायदा मिल जाता है, क्योंकि केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ, उसके अंदर क्या है, एक डाउट क्रिएट हो गया, तो सजा किसी को कब दी जाएगी, कोर्ट की मंशा ये होती है चाहे 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन निर्दोष जो है वो, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या है कि यदि कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर लापरवाही बरती गई है, उसके अंदर सबूतों को ढंग से कलेक्ट नहीं किया गया है, उसके अंदर इग्नोर किए गए हैं फैक्ट्स को, तो उस चीज के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कंसर्न अधिकारी को उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, तो उसकी एसीआर भी खराब हो सकती है, उसका डिमोशन भी, जो भी वो करना चाहे वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोर्ट की कोशिश और इसकी कोशिश रहती है इन्वेस्टिगेशन बहुत ही फेयर ढंग से हो और बहुत ही तरीके से हो, ताकि हम अपराधी तक पहुंच पाए। ये तो इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही जो है, यदि कोई लापरवाही करता है इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी।